आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से हम सभी श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं केंद्रीय बजट पर विशेष चर्चा का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का मैं शीला चावला और मैं सुदर्शन नाहर स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज की इस चर्चा के लिए हमारे मेहमान हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट श्री दीपक खंडेलवाल। आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। दीपक जी, केंद्रीय बजट के लिए सभी की उत्सुकता रहती है और सभी लोगों की, सभी वर्गों की बहुत सारी अपेक्षाएं भी रहती हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को आप किस तरह देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण मैडम का 8वां बजट है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पहला बजट पेश किया है। वो पहली वित्त मंत्री है जिन्होंने लेडी में फर्स्ट वित्त मंत्री है जिन्होंने 8वां बजट पेश किया है। इससे पहले मोरारजी देसाई है जिन्होंने 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात उनके बजट की मैं कहना चाहूंगा, 4 सेक्टर, 4 पिल्लर गवर्नमेंट मानती है कि इन 4 पिल्लरों के डेवलपमेंट से, इन 4 पिल्लरों के विकास से हम लोग एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की परिकल्पना है 2047 में विकसित भारत की। 4 सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो पूरा बजट वित्त मंत्री साहिबा ने इन चारों सेक्टरों के इम्प्रूवमेंट के लिए किया है। इसमें रिफॉर्म्स भी है, इसमें इंक्लूसिविटी भी है और इसमें एक डेस्टिनेशन भी है कि कैसे हम विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। जी दीपक जी, आयकर छूट की सीमा जो है वो सभी तरह की छूट का फायदा उठाने के बाद 12 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो इस प्रावधान का आम जन पर किस तरह असर देखते हैं आप? सर, आयकर छूट की सीमा बढ़ाना हमेशा ही वेतन भोगियों के लिए या जो मिडिल क्लास पीपल्स हैं उनके लिए लाभकारी रहता है। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लेते हुए छोटे छोटे रिफॉर्म्स नहीं करके एक साथ ही 12 लाख की छूट तक का प्रावधान कर दिया है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, 87A में इंडिविजुअल की यदि थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख है तो उसको तो बिल्कुल टैक्स देना ही नहीं है। साथ ही सैलरीड पीपल्स के लिए या जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनके लिए इनकम टैक्स में ऑटो पॉपुलेट जो डाटा हो जाता है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं पर्सनल लेवल पे भी कहूँ, किसी के 4 बैंक में अकाउंट है, व्यक्ति बहुत ही कठिनाई महसूस करता है उन चारों बैंकों के अकाउंट का इंटरेस्ट जोड़ के और क्या इनकम हुई और क्या इन्वेस्टमेंट किया। इसलिए ऑटो पॉपुलेट जो डाटा कॉन्सेप्ट है सरकार का, ईज ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न, वो सबसे स्वागत योग्य है। जी दीपक जी, हमारा देश भारत जो है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है और गांवों में एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा जो है वो खेती पे निर्भर है आज भी। तो मैं जानना चाहूंगी कि खेती किसानी के लिए इस बार के बजट में किस तरह के नए प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? मैम, किसानों से पहले मैं बताना चाहूंगा, पूरा बजट ज्ञान पे फोकस है। ज्ञान एक आइडियोलॉजी सरकार ने दी है, G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। ज्ञान पे कॉन्सेप्ट करते हुए तो अन्नदाता भी एक पिलर माना है गवर्नमेंट ने और अन्नदाता के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं गवर्नमेंट ने की है। KCC, किसान क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट लिमिट जो लोकल किसान लेता है उसकी लिमिट एनहांस की है। एक नेशनल मिशन बनाया गया है कि कैसे हम हाई प्रोडक्टिविटी सीड वाले को MRP उनकी बढ़ा सकते हैं। इवन पल्सेस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए टारगेट रखे गए हैं। कॉटन प्रोडक्टिविटी को पहली बार किसी बजट में स्थान मिला है और उसके लिए एक मिशन टारगेट लिया है कि 5 साल में कॉटन प्रोडक्टिविटी में नेशन कहाँ होना चाहिए। तो बहुत सारे स्कीम्स किसानों के लिए इंट्रोड्यूस की गई है नए बजट में। जी दीपक जी, स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बजट प्रस्तावों से आम जन को कितना फायदा मिलेगा, क्या मानते हैं? सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने 31 मेडिसिन्स को एग्जेम्प्ट लिमिट में ढाला है। इवन कुछ टेस्ट जो पहले GST के परव्यू में थे और बहुत सी चीजें जो
मिडिल क्लास पुपिल्स को आपकी छोटे छोटे सामुदायिक केंद्रों पे, स्वास्थ्य केंद्रों पे नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, उन सब का दायरा बढ़ाया गया है। और मेडिकल में रिफॉर्म लाने के लिए सरकार ने इनोवेशन पे भी बहुत ध्यान दिया है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनोवेशन के बजट में मेडिकल पर इनोवेशन का एक अच्छा पोर्शन सरकार ने रखा है। जी दीपक जी, मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि हमारा देश जो है वो पूरे विश्व में सबसे युवा देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे युवाओं की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आज के इस बजट से युवाओं के सपने किस तरह से पूरे होने वाले हैं? क्या कुछ नया है उनके लिए इस बार? मैम, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, ज्ञान जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई उसमें वाई फॉर यूथ है। यूथ के लिए सबसे बड़ा जो आजकल मेरी जैसी उम्र के या अपन सब यूथ स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मूव ये है कि एंजल टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है। एंजल टैक्स क्या होता था मैम? जो भी स्टार्टअप डेवलप करते थे अपन, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और रियल वैल्यू के डिफरेंस पे एंजल टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2025 से एंजल टैक्स एबोलिश ही कर दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप के इनकॉर्पोरेशन का पीरियड बढ़ा दिया है 5 साल तक। इवन एमएसएमई में भी बहुत सारी स्कीम स्टार्टअप्स के लिए निकाली है, जिसमें यूथ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। इसके साथ यूथ को यदि एजुकेशन से भी जोड़ते हैं तो अटल टिंकरिंग योजना और बहुत सी ऐसी योजनाएं डेवलप की हैं, जिससे स्कूल लेवल पे एक ऐसी लैब्स का निर्माण हो पाएगा जिससे कहीं ना कहीं यूथ उन लेबोरेटरीज में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा। इवन गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग आईआईटी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी एक अच्छा कॉर्पस डेवलप किया है। जी, तो इससे जो अटल टिंकरिंग लैब की आपने बात की, तो इससे निश्चित रूप से जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान के बारे में और नई खोज करने के बारे में और मदद मिलेगी। जरूर सर, जरूर। दीपक जी, मैं इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि युवाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कौशल विकास। तो कौशल विकास के लिए क्या है इस बार? मैम, एमएसएमई सेक्टर को इतना ज्यादा लिफ्ट किया है। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा मैम, सरकार जो चल रही है, सरकार में कोई भी स्कीम पे यू टर्न नहीं है। बहुत सी बार आपने देखा होगा, किसी एक साल किसी स्कीम को प्रमोट किया जाता है और अगले साल उस स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सरकार कौशल विकास के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आप देखें, एमएसएमई सेक्टर की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को इंक्रीज किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को जो आप लोन देते थे उसकी लिमिट 10 करोड़ की गई है। इवन एमएसएमई सेक्टर में यदि आप एसटी से रिलेटेड हैं या आप नारी हैं, महिला उद्यमियों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। 5 करोड़ की एक लिमिट ली गई है, जिसमें आप महिला उद्यमी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको वो सुविधा दी जाएगी। आपने जैसे बात करी कि मतलब ये जो सरकार है ये यू टर्न लेने वाली नहीं है, तो इसी से जुड़ी हुई बात एक और ध्यान में आई मुझे कि आज के केंद्रीय बजट की जो स्पीच थी वित्त मंत्री की, तो उन्होंने इस बारे में भी घोषणा की है कि जो पहले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई थी, तो वित्त मंत्री जी ने आज ये घोषणा की है कि पीएम स्वनिधि योजना का जो है वो नया रूप लाया जाएगा। इस बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे। मैम, पीएम स्वनिधि योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में भी चर्चा की है। इवन प्रधानमंत्री महोदय और हमारी वित्त मंत्री साहिबा दोनों का ये फोकस है कि इन स्कीमों में जो बहुत ही निचले तबके के लोग जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से या उनके कौशल विकास से या उनको ऋण लेके जो जो सुविधाएं इसमें दी जा सकती है, जिससे वो अपने जीवन का विकास कर सकें और कहीं ना कहीं खुद के परिवार को और उन्नति कर सकें। दीपक जी, हमारा जो प्रदेश राजस्थान है वो भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो आज के इस बजट में राजस्थान की जनता के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए और भी जो क्षेत्र हैं उन सब के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और उनसे किस तरह का फायदा राजस्थान को मिलने वाला है? मैम, राजस्थान के लिए स्पेशल प्रावधान की बात करें तो आमजन को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भी राजस्थान के लिए उपयोगी रहेंगे। कहीं ना कहीं
ये माना जाता है कि राजस्थान के लोग इन्वेस्टमेंट में या व्यापार में अग्रणी रहते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर के जो सारे बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के उद्यमियों या व्यापारियों के लिए उपयोगी होंगे। यूथ नो डाउट राजस्थान का बहुत अच्छा कर रहा है, यूथ के लिए बहुत सारी योजनाएं भी सरकार लेके आई है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार अपन कहते हैं, वो दोनों मिलके बहुत अच्छा कर रही है। आज के बजट में सौर ऊर्जा और वैसे भी व्यापक ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। निसंदेह उनका फायदा भी राजस्थान को मिलने वाला है। मैम, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि या राजस्थान पे जितना सूरज की किरणें बहुत ज्यादा रहती है, सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 में है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी वाले एम्बिट को, जो सौर ऊर्जा पे सब्सिडी दे रही है, उस एम्बिट को भी बजट में लिया है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान सौर ऊर्जा में और तरक्की करेगा। खंडेलवाल साहब, जैसा बजट में आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कई घोषणाएं की गई, जल जीवन मिशन से संबंधित घोषणा की गई, तो आपको क्या लगता है कि इन घोषणाओं से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में किस तरह से मदद मिलेगी? सर, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मेरा जन्म भी और मेरा स्कूलिंग टाइम गांव में बीता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी योजनाएं जिनका नाम ही सुना जाता था आज तक, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसी बार पिछले 10-15 सालों से देखने को मिला है। इस बजट में सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करी है, इस बजट में सरकार ने स्वनिधि योजना की घोषणा करी है। वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का 2028 तक बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। और सर, जल जीवन मिशन में राज्यों को फंड उपलब्ध करवा के कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंचाने की कोशिश की गई है। दीपक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज का जो बजट है वो एक आम आदमी के लिए पूरे हम उससे देखें तो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा, जो बजट आज मैम ने पेश किया है, उस बजट में हर व्यक्ति को फायदा है। कुछ 2 स्कीमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो हर व्यक्ति को हिट करती है, जो भी टैक्स पेयर है या जो टैक्स के एम्बिट में आने वाले टाइम में आने वाला है। सबसे पहली बात तो जो अपनी चर्चा हुई, 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट दी गई है। सबसे दूसरी बात, आज तक टैक्स रिफॉर्म्स में या टैक्स में जो प्रॉपर्टीज रहती थी, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को एक को ही नील मानते हुए सेकंड को रेंटल इनकम मानते हुए कैलकुलेट किया जाता था। डे बाय डे मिडिल सेक्टर ग्रो कर रहा है। मिडिल सेक्टर के लोगों के पास 2 प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस टैक्स में 2 प्रॉपर्टी यदि आप रखते हो तो दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हुए आप उसकी कैलकुलेशन निल में ले जा सकते हो और उस पर आपको कोई भी रेंटल इनकम का एज्यूमिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये बात रही कि अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, चाहे मकान है, दुकान है, तो उन पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना। उनसे संबंधित किसी तरह की कोई आमदनी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगे। यस सर, सरकार ने इसी भावना को मानते हुए कि जैसे हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, एक प्रॉपर्टी वहां है और मैं दूसरी जहां मैं काम कर रहा हूं वहां एक और प्रॉपर्टी जनरेट कर सकता हूं, तो 2 प्रॉपर्टी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दीपक जी, आपने अपने व्यस्त समय से आकाशवाणी के इस चर्चा के लिए अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से आपको मालूम हुआ होगा कि आज के बजट में एक आम नागरिक और उनके वर्गों के लिए क्या क्या घोषणाएं हैं, क्या क्या फायदे की बातें हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। अब हमें शीला चावला और सुदर्शन नाहर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।